नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी पीजीटी का जो परीक्षा आप लोगों का हुआ है 9 मई 2026 को होम साइंस का अर्थात गृह विज्ञान का होम साइंस गृह विज्ञान का जो पेपर आप लोगों का हुआ है उस गृह विज्ञान के सभी 125 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। 125 प्रश्न जो पूछे गए हैं और सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्वेश्चन का आंसर क्यों सही हो रहा है, उसके पीछे रीजन तर्क क्या है, कारण क्या है। तो बहुत बेहतरीन वीडियो होगा दोस्तों, पूरा सॉल्यूशन वीडियो, सॉल्व पेपर होगा 125 क्वेश्चन का। मजा आएगा वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए कह रहा था कि पार्किंसन रोग में सब्सटेंसिया नाइग्रा के खिलाफ के विनाश के कार्बेट न्यूक्लियम और पुटामेन पर डोपामिनाइक प्रभाव में उल्लेखनीय कमी हो जाती है। कारण कह रहा है कि डोपामिन सामान्यतः स्ट्रेप्टम में नियामक भूमिका निभाता है। इसकी अनुपस्थिति में उत्तेजक आउटपुट बढ़ जाता है जिससे मांसपेशियों में कठोरता और कंपन उत्पन्न होते हैं। यहाँ पहले नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, चलिए समझते हैं व्याख्यात्मक तरीके से। देखिए, पार्किंसन रोग में सब्सटेंसिया नाइग्रा की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं जिससे कि डोपामिन के स्राव में भारी कमी आती है। डोपामिन मस्तिष्क के स्ट्रेटम में एक नियामक भूमिका निभाता है। इसकी कमी से एसिटाइल कोलाइन का उत्तेजक प्रभाव बढ़ जाता है जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में कठोरता और कंपन जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए कथन और कारण बिल्कुल सत्य है और कारण जो है और कथन को बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पहले नंबर के प्रश्न में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति एनक्लोज्ड कॉग्निशन का अनुभव करता है तो उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्था को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या होता है। 2 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वस्त्र का प्रतीकात्मक अर्थ तथा उसे पहनने का भौतिक अनुभव। क्यों सही होगा? क्योंकि मनोविज्ञान में एनक्लोज कॉग्निशन का मतलब होता है कि हमारे द्वारा पहने गए कपड़े हमारे सोचने के तरीके और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 बातों पर निर्भर करता है। देखिए, पहला, कपड़ों का समाज में जो एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर एक सफ़ेद कोट पहना हुआ है तो सफ़ेद कोट पहनने का मतलब होता है कि वो एक डॉक्टर है। वहीं अगर एक आदमी जो है बिल्कुल काला कोट पहना हुआ है तो समझ में आता है कि ये एक वकील है। तो कपड़ों का ऐसे ही जो है एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है और उसे पहनने का एक भौतिक अनुभव भी अपने आप में एक चीज़ों को दर्शाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, 3 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है कि जब किसी हाई वायर स्ट्रेप्ड परिधान के लिए पैटर्न विकसित किया जाता है तो परिधान को टांगने के बाद ऊर्ध्वाधर सीम के लहराने या नीचे खींचने से बचाने के लिए कौन सी विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कपड़े के खिंचाव गुणांक के आधार पर साइड सीम को संतुलित करते हुए हल्का ट्रिम करना। दोस्तों, बायस कट यानी कि तिरछे कट, बायस कट को हम तिरछा कट कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरछा कट। तो बायस कट यानी कि तिरछे कटे कपड़े गुरुत्वाकर्षण के कारण लटकने पर लंबाई में खींचते हैं और चौड़ाई में सिकुड़ते हैं। पैटर्न बनाते समय कपड़े के खिंचाव का अनुमान लगा करके साइड सीम को ट्रिम किया जाता है ताकि परिधान तैयार होने के बाद सीम पर झोल न आए। स्टिचिंग सिलाई के दौरान खिंचाव रोकती है इसलिए, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को वो नहीं रोक पाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहले 1000 दिनों की अवधारणा के अनुसार स्कूल में प्रवेश से पहले के 2 वर्षों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी विकासात्मक प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है। 4 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्टस का माइलिनेशन। दोस्तों देखिए, जीवन के पहले 1000 दिन यानी गर्भावस्था से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान आयरन, आयोडीन और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी सीधे तंत्रिका तंतुओं के माइलिनेशन को प्रभावित करती है जिससे मोटर और संज्ञानात्मक विकास धीमा हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फर्श उपचार टेराजो के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंक्रीट में जड़े संगमरमर या ग्रेनाइट के टुकड़े जिन्हें पॉलिश किया जाता है। देखिए,
यहाँ पे टेराजो एक समग्र सामग्री है जिसे कंक्रीट या इपॉक्सी बेस में संगमरमर, क्वार्टज, ग्रेनाइट या कांच के चिप्स डाल करके बनाया जाता है और सूखने के बाद एकदम चिकना पॉलिश किया जाता है। इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे अगला प्रश्न है कि रासायनिक रूप से प्रोटोप्लाज्म का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्यात्मक कार्बनिक घटक जो संरचनात्मक ढांचा और उत्प्रेरक कार्य दोनों प्रदान करता है क्या है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे प्रोटीन्स करेक्ट हो जाएगा। देखिए जीवद्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसमें जल के बाद सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये कोशिका का संरचनात्मक ढांचा यानी कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं और एंजाइम के रूप में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे प्रोटीन करेक्ट हो जाएगा। आगे 7 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था आयु 2 से 7 वर्ष के दौरान सबसे प्रमुख परिवर्तन किसमें असाधारण वृद्धि के रूप में देखा जाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निरूपणात्मक या प्रतीकात्मक गतिविधि। देखिए जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चों में वस्तुओं को प्रतीकों यानी कि सिंबल के रूप में दर्शाने की क्षमता में असाधारण वृद्धि होती है, जैसे कि भाषा का विकास और प्रतीकात्मक खेल। इस उम्र में संरक्षण और अमूर्त तर्क का विकास नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी निरूपणात्मक या प्रतीकात्मक गतिविधि सही हो जाएगा। आगे 8 नंबर पर अगला प्रश्न है कि विस्तार शिक्षा की आवश्यकता अनुसंधान विस्तार क्रिया ने संबंध को सुदृढ़ करने के लिए होती है। इस प्रणाली में फीडबैक की आवश्यकता मुख्यतः किस बात को सुनिश्चित करने के लिए होती है? यहाँ 8 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अनुसंधान केवल विषय केंद्रित न होकर के समस्या केंद्रित बना रहे। क्योंकि अनुसंधान विस्तार किसान प्रणाली में फीडबैक लूप या सुनिश्चित करता है कि प्रयोगशालाओं में होने वाला शोध किसानों की वास्तविक समस्याओं पर आधारित हो, न कि केवल सैद्धांतिक विषयों पर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 9 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण के हिसाब से सही विकल्प को चुनना है। अभिकथन ए कह रहा है कि करते हुए सीखना विस्तार पद्धति का आधारभूत सिद्धांत है। कारण आर दे रहा है कि ज्ञान व्यक्ति के मानसिक ढांचे का हिस्सा तभी बनता है जब उसे व्यवहारिक स्थिति में लागू किया जाता है। 9 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। कैसे करता है? देखिए जॉन डीवी का सिद्धांत कहता है करके सीखना। तो जॉन डीवी का सिद्धांत करके सीखना विस्तार शिक्षा का मूल आधार है। इसका कारण यही है कि ज्ञान केवल तभी व्यक्ति के मानसिक ढांचे का अस्थायी हिस्सा बनता है जब उसे वास्तविक जीवन की व्यवहारिक स्थितियों में लागू किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 10 नंबर पर अगला प्रश्न है कि यकृत की संरचनात्मक व्यवस्था में डीसे का स्थान यानी कि पेरीसिनुसाइडल स्पेस किन दो संरचनाओं के बीच स्थित होता है? 10 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हेपेटोसाइट और साइनुसाइडल एंडोथीलियम। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्यों सही हो रहा है? देखिए यकृत यानी कि लीवर की संरचना में स्पेस ऑफ डीसे यानी कि पेरिसिनोडियल स्पेस होता है, जो कि यकृत कोशिकाओं और रक्त साइनुसाइड्स की एंडोथीलियल कोशिकाओं के बीच का एक खाली स्थान होता है जहाँ पर रक्त प्लाज्मा का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे आपका रक्त प्लाज्मा का जो है वो आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 11 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूजन और प्रतिरक्षा की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ जो चारों कथन दिया गया है 1, 2, 3, 4, इन कथन के आधार पर कौन सा कथन सही होगा? तो कथन के आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, केवल 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, 3 गलत होगा। कैसे होगा? देखिए कथन 1 सही है क्योंकि सूजन एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है। कथन 2 सही है क्योंकि हिस्टामिन रक्त वाहिकाओं की पारगम्यता को बढ़ाता है। कथन 3 गलत है क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, बी होता है न कि टी, तो यही यहाँ पे गलत हो रहा है। और कथन 4 इसलिए सही है क्योंकि बुखार सूजन का एक प्रणालीगत लक्षण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे
12 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव विकास में कैनलाइजेशन का सिद्धांत यह दर्शाता है कि कुछ व्यवहार पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रभाव से आनुवांशिक रूप से संरक्षित रहते हैं। सैफर और कीप के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रारंभिक शैशवावस्था में अत्यधिक कैनलाइज गुण का सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। 12 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मोटर विकास की क्रमिक अवस्थाएं जैसे बैठना और रेंगना। देखिए, कैनलाइजेशन का अर्थ होता है कि कुछ आनुवांशिक गुण इतने मजबूत होते हैं कि वे पर्यावरण के बदलावों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। बच्चों का पहले बैठना और फिर रेंगना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो लगभग सभी मनुष्यों में समान क्रम में होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 13 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाजार की गतिशीलता में उपभोक्ता अधिशेष को किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है। तो 13 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भुगतान करने की इच्छा और दिए गए मूल्य के बीच का अंतर। देखिए, अर्थशास्त्र में यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए 100 रुपये देने को तैयार है लेकिन बाजार में वह उसे 60 रुपये में मिल जाती है तो 40 रुपये का यह लाभ उपभोक्ता अधिशेष कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 14 नंबर पर अगला प्रश्न है कि कौन सा बाजार संरचना ऐसी होती है जिसमें एक ही क्रेता होता है और अनेक विक्रेता होते हैं, जिसे प्रायः विशेष प्रकार के घरेलू उद्योग श्रम के संदर्भ में चर्चा की जाती है। 14 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एक क्रेता बाजार। जब बाजार में केवल एक ही खरीदार हो और कई विक्रेता हो तो इस स्थिति को अर्थशास्त्र में मोनोप्सोनी कहा जाता है, जो कि मोनोपोली का ही एक विपरीत अर्थ होता है। तो यहाँ पे आपका एक क्रेता बाजार यानी कि आपका मोनोस्पोनी। आगे 15 नंबर पर अगला प्रश्न है कि संक्रमण की श्रृंखला में फोमाइट निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करता है। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निर्जीव माध्यम, क्योंकि फोमाइट कोई भी ऐसी निर्जीव वस्तु जैसे कि तौलिया या दरवाजे का हैंडल या कपड़े होते हैं जो संक्रामक एजेंटों यानी कि बैक्टीरिया या वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 16 नंबर पर अगला प्रश्न है कि स्थिर अवस्था में हार्मोन स्राव की दर किस संबंध द्वारा सबसे अच्छी तरीके से निर्धारित की जाती है। 16 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मेटाबॉलिक क्लियरेंस की रेट की प्लाज्मा सांद्रता के साथ पृथक करके। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी इसलिए सही हो रहा है क्योंकि देखिए फिजियोलॉजी में स्थिर अवस्था में हार्मोन स्राव की दर हार्मोन का मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट गुणे प्लाज्मा में हार्मोन्स की सांद्रता होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 17 नंबर पर अगला प्रश्न है कि परिधान पैटर्न निर्माण में आर्म होल का आकार बदले बिना स्लीव की चौड़ाई बढ़ाने के लिए सामान्यतः कौन सी विधि उपयोग की जाती है। तो यहाँ आर्म होल बदले बिना स्लीव की चौड़ाई बढ़ाना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्लैश एंड स्प्रेड विधि का उपयोग करना। देखिए, पैटर्न मेकिंग में स्लैश एंड स्प्रेड वह सटीक तकनीक होती है जिसमें आस्तीन के पैटर्न को बीच से काट कर फैलाया जाता है, जिससे आर्म होल यानी कि जो मुड्डे होते हैं मोड़े, उनका मूल आकार बदले बिना आस्तीन की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पर ए करेक्ट हो जाता है। आगे 18 नंबर पर अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की प्रशासनिक संरचना में विभिन्न पदों की भूमिकाओं का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे आपका 1, 2, 3 कथन दिए गए हैं और इस कथन के आधार पे आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। 18 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है। कथन 1 और 3 2 गलत होगा। कैसे गलत होगा, क्यों सही होगा? देखिए, कथन 1 जो है विकास आयुक्त राज्य स्तर पर प्रमुख होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 गलत होगा क्योंकि देखिए बीडीओ ब्लॉक स्तर का प्रमुख होता है, लेकिन बहुउद्देशीय कार्यकर्ता यानी कि मल्टीपर्पज वर्कर और जनता के बीच अंतिम कड़ी ग्राम स्तर का कार्यकर्ता VLW यानी कि ग्राम सेवक होता है। इसलिए कथन 2 तकनीकी रूप से क्या है, गलत होगा। कथन 3 सही है क्योंकि जिला योजना समिति का अध्यक्ष प्रायः जिला कलेक्टर ही होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो 1 और 3 आपका कथन ए, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 19 नंबर पर अगला प्रश्न है कि न्यूरल ट्यूब दोष एंटीरियस की रोकथाम के लिए फोलिक एसिड अनुपूरण का महत्वपूर्ण समय कौन सा है। 19 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 1 गर्भाधान के आसपास की अवधि के दौरान आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा?
देखिए न्यूरल ट्यूब जो बाद में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी बनती है, गर्भावस्था के पहले 28वें दिन तक इसमें बंद हो जाती है। गर्भावस्था के पहले महीने में ही बंद हो जाती है। इसलिए फोलिक एसिड की सबसे ज़्यादा जरूरत गर्भाधान से पहले और गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कमरे की वायु में ताजगी बनाए रखने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम अनुमेय मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.1%। देखिए ताजी बाहरी हवा में CO2 लगभग 0.03% से लेकर के 0.04% तक होती है। इंडोर वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार हवा को ताज़ा बनाए रखने के लिए 1000 ppm यानी कि 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 21वां प्रश्न है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्योरी के अनुसार आदर्शीकृत फैशन मीडिया के निरंतर संपर्क से व्यक्ति स्व ऑब्जेक्टिफिकेशन में संलग्न हो सकता है, जिसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ 21 नंबर के प्रश्न में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी दृष्टिकोण को आंतरिक रूप से अपनाना और शरीर की कार्यक्षमता की अपेक्षा उसके बाह्य रूप को अधिक महत्व देना। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्योरी के अनुसार जब व्यक्ति मीडिया में दिखाए गए आदर्श शरीरों को देखकर अपने शरीर का मूल्यांकन एक वस्तु के रूप में बाहरी नजरिए से करने लगता है, तो इसे हम स्व ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कार्टिसोल का चयापचय पर परमिसिव प्रभाव किस प्रकार सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो 22 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कैटेकोलाइमनस के पूर्ण लिपोलिटिक प्रभाव के लिए कार्टिसोल आवश्यक होता है। क्यों होता है? देखिए एंडोक्राइनोलॉजी में परमिसिव प्रभाव का अर्थ है कि एक हार्मोन का उपस्थित होना दूसरे हार्मोन को उसका पूरा प्रभाव दिखाने के लिए आवश्यक है। कार्टिसोल के बिना एपिनेफ्रीन यानी कि कैटेकोलामाइनस का वसा टूटने या रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ने का अपना काम पूरी क्षमता से नहीं कर सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि संस्थागत पदानुक्रम में पीटर सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी किस स्तर तक पहुंचने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यहाँ पीटर सिद्धांत में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अपनी अक्षमता के स्तर तक। देखिए लॉरेंस जे पीटर का यह प्रसिद्ध प्रबंधन सिद्धांत बताता है कि किसी भी पदानुक्रमित संस्था में एक कर्मचारी को तब तक पदोन्नत किया जाता है जब तक कि वह एक ऐसे पद पर नहीं पहुंच जाता जिसके लिए वह इनकम्प्लीट होता है, अक्षम होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौबीसवां प्रश्न है आपका मिलान करने वाला। इसमें आपका देखिए सल्फोराफेन का जो है आपका ब्रोकली हो जाएगा, लाइकोपीन का हो जाएगा टमाटर, करक्यूमिन का हो जाएगा आपका हल्दी, और एंथोसाइनिन का हो जाएगा आपका ब्लूबेरी। तो ए का 3, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 25वां प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की बालूचरी साड़ियों में पल्लू पर बने बूटीदार मोटिफ प्रायः ऐतिहासिक दृश्यों को दर्शाते हैं। आधुनिक जैकार्ड के आने से पहले इन जटिल आकृति मूलक डिजाइनों को बुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक ड्रा लूम का तकनीकी नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी, जाला लूम। देखिए पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद विष्णुपुर की प्रसिद्ध बालूचरी साड़ियों में जटिल ऐतिहासिक आकृतियां जैसे नवाब घुड़सवार बुनने के लिए जैकार्ड लूम के आविष्कार से पहले पारंपरिक रूप से जाला लूम
का प्रयोग किया जाता था, जहां मास्टर बुनकर धागों का एक मास्टर पैटर्न यानी कि जाला तैयार करते थे। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 26वां प्रश्न है, वेट डाई के प्रयोग के दौरान ऑक्सीकरण के बाद सारिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट क्षार को निष्क्रिय करना तथा सतह पर जमा खनिज अशुद्धियों को हटाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, वेट डाई जैसे कि इंडिगो, इसको पानी में, ये जो वेट डाई है, वेट डाई पानी में अघुलनशील होते हैं। इन्हें कपड़ों पर चढ़ाने के लिए क्षारीय माध्यम यानी कि आमतौर पर कास्टिक सोडा में घोलना पड़ता है। रंगाई और ऑक्सीकरण के बाद कपड़े पर बचा हुआ क्षार कपड़े को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कपड़े को एक हल्के अम्ल यानी जैसे कि एसिटिक एसिड, इससे हल्के अम्ल से धोया जाता है जिसे सारिंग कहते हैं, ताकि यह क्षार को निष्क्रिय कर सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 27वां प्रश्न है कि कथन एक कह रहा है कि किसी बुनाई में अंत गुरफन बिंदु की घनता कपड़े की शियर प्रतिरोध क्षमता को प्रभावित करती है। जैसे जैसे जुड़ाव बिंदुओं की संख्या बढ़ती है, कपड़ा अधिक स्थिर लेकिन कम लचीला हो जाता है। कथन दो कह रहा है कि माक लेनो कपड़ों में धागों का समूह एक खुली संरचना बनाता है, जिससे धागों का खिसकना बढ़ सकता है और प्लेन वीव की तुलना में विशेषकर बायस दिशा में स्थिरता कम हो सकती है। निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ 27 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों जो है वो आपके सत्य हैं। देखिए, कथन एक सत्य इसलिए है क्योंकि बुनाई में जितने अधिक इंटरलेसिंग यानी कि गुथाव बिंदु होंगे जैसे कि प्लेन व्यू में, तो कपड़ा उतना ही अधिक मजबूत और स्थिर होगा, लेकिन लचीलापन कम हो जाएगा। कथन दो भी सत्य है क्योंकि माक लेनो बुनाई एक जालीदार या खुली संरचना बनाती है। इस खुली संरचना के कारण धागों का खिसकना बढ़ जाता है और तिरछी दिशा में इसकी स्थिरता प्लेन वीव की तुलना में काफी कम हो जाती है। इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट जाएगा। कथन एक और दो दोनों सत्य है। नेक्स्ट आगे 28वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेफालोकार्डल सिद्धांत के संदर्भ में उत्तक तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान यह दर्शाता है कि विकास का पैटर्न केवल सिर से पैर तक शारीरिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यात्मक एकीकरण में भी परिलक्षित होता है। इस निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शैशवावस्था में इस सिद्धांत के अंतर्निहित जैविक तंत्र का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ 28 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एन्सेफेलान की असमानुपाती मांग के कारण प्रारंभिक रक्त परिसंचरण प्राथमिकता। देखिए, यहाँ पे सेफालोकार्डल का अर्थ होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर का विकास सेफालोकार्डल। भ्रूण और शिशु अवस्था में मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है क्योंकि इसके कार्यों के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा और चयापचय की आवश्यकता होती है। इसी कारण से शरीर सबसे पहले मस्तिष्क की ओर रक्त परिसंचरण को प्राथमिकता देता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 29 नंबर पर अगला प्रश्न है कि मैल्कन नोल्स के द्वारा लोकप्रिय बनाए गए वयस्क अधिगम के एंड्रोगाजी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका इन चारों कथनों के हिसाब से आपको राइट आंसर बताना है। 29 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 तीन गलत होगा। कैसे होगा? देखिए, मैल्कन नोल्स के अनुसार वयस्क एक कथन एक सही होगा क्योंकि स्वनिर्देशित होते हैं, तो ये सही है। दूसरा कथन जो है उनके सीखने की तत्परता उनकी सामाजिक भूमिकाओं से जुड़ी होती है, इसलिए ये भी सही है। और कथन 4 सही है कि वे आंतरिक रूप से अधिक प्रेरित होते हैं, तो कथन 4 भी। लेकिन कथन 3 इसलिए गलत है क्योंकि वयस्क शिक्षार्थी विषय केंद्रित नहीं बल्कि समस्या केंद्रित होते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट आगे अगला 30वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि घरेलू एवं जैविक प्रक्रियाओं में जल को सार्वभौमिक विलायक बनाने के लिए उसका कौन सा गुण मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो 30 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जल अणुओं की ध्रुवीयता। दोस्तों, पानी का अणु ध्रुवीय होता है। इसमें ऑक्सीजन की तरफ आंशिक ऋणात्मक और हाइड्रोजन की तरफ आंशिक धनात्मक चार्ज होता है। यह ध्रुवीयता पानी को अन्य जो आयनिक और ध्रुवीय पदार्थों होते हैं उनको अपनी ओर खींचने और उन्हें घोलने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे अगला 31वां प्रश्न है कि विकासात्मक विज्ञान में प्लास्टिसिटी के संदर्भ में संवेदनशील अवधियां नियत अवधियां से कैसे भिन्न है। तो यहाँ 31 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त समय महत्वपूर्ण है पर बाद के अनुभव आंशिक क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। देखिए क्रिटिकल पीरियड एक सख्त समय सीमा होती है, यदि उस दौरान विकास नहीं हुआ तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, जबकि सेंसिटिव पीरियड सीखने का सबसे उपयुक्त समय है, लेकिन यदि कोई इस दौरान नहीं सीख पाता है तो वह बाद में भी मेहनत करके सीख सकता है, भले ही यह थोड़ा सा कठिन हो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 32वां प्रश्न है कि डबल क्लॉथ निर्माण में कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन विशेष रूप से ग्रीनिंग सतह पर सिलाई धागे का दिखाई देना को मुख्य सतह पर रोकने के लिए किया जाता है। तो 32 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, परतों के बीच छिपे सहायक धागे के साथ केंद्र स्टिचिंग। देखिए डबल क्लॉथ में कपड़ों की दो अलग अलग परतें एक साथ बुनी जाती हैं। जब दोनों परतों को जोड़ने वाला सिलाई धागा कपड़े की मुख्य सतह पर दिखाई देने लगता है तो इसे ग्रीनिंग कहते हैं। इसे रोकने का सबसे प्रभावी संरचनात्मक तरीका कपड़े की दोनों परतों के बीच एक छिपा हुआ सहायक धागा यानी कि सेंटर स्टिचिंग वार्प होता है, जिसको डालना अनिवार्य होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 33वां प्रश्न पूछा गया है कि स्टैनले हॉल, जिन्हें अक्सर विकासात्मक मनोविज्ञान के शैक्षणिक अनुशासन के संस्थापक के रूप में माना जाता है, उन्होंने पुनरावृत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह नियम क्या सुझाव देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास प्रजाति के विकास के समानांतर होता है। देखिए स्टैनले हॉल का यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के विकासवाद से प्रेरित था। इसके अनुसार एक बच्चे का भ्रूण से लेकर वयस्कता तक का व्यक्तिगत विकास मानव प्रजाति के संपूर्ण ऐतिहासिक क्रमिक विकास की अवस्थाओं को दोहराता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि रूप के आधार पर वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अप्रक्षेपित दृश्य विस्तार विधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फ्लैश कार्ड। देखिए अप्रक्षेपित यानी कि नॉन प्रोजेक्टेड सामग्री वह होती है जिसे देखने के लिए किसी प्रोजेक्टर या बिजली की मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। फ्लैश कार्ड, चार्ट और पोस्टर इसके उदाहरण हैं। बाकी मल्टीमीडिया, फिल्म स्ट्रिप और OHB स्लाइड्स ये सब क्या है, सभी प्रोजेक्टेड होते हैं, प्रक्षेपी होते हैं। अगला 35वां प्रश्न है कि परफ्लेशन और एस्पिरेशन वेंटिलेशन के किस प्रकार की दो उप प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्राकृतिक वेंटिलेशन। क्योंकि परफ्लेक्शन यानी कि हवा का एक खिड़की से घुसकर दूसरी खिड़की से निकल जाना, और एस्पिरेशन का मतलब होता है हवा के बहने से उत्पन्न होने वाला चूसने या खिंचाव का प्रभाव। दोनों ही बिना किसी यांत्रिक उपकरण के केवल हवा के प्राकृतिक प्रवाह पर निर्भर करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक वेंटिलेशन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 36 नंबर पर अगला प्रश्न है कि रोग के प्राइमार्डियल चरण में रोकथाम मुख्यतः किससे संबंधित होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक जीवन शैली अपनाने की रोकथाम। देखिए रोकथाम के 4 स्तर होते हैं। एक होता है आपका प्राइमार्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमार्डियल रोकथाम का अर्थ है उन जोखिम कारकों जैसे कि धूम्रपान या खराब जीवन शैली को समाज में पैदा ही न होने देना, जो भविष्य में बीमारी का कारण बन सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 37वां प्रश्न है कि अवायवीय अपघटन टैंकों यानी कि एनारोबिक डाइजेस्टर्स में उत्पन्न बायोगैस का सबसे बड़ा भाग कौन सी गैस बनाती है। तो ये बनाती है मीथेन। ऑप्शन में आपका सी यहाँ पे मीथेन करेक्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक कचरे का विघटन होता है तो बायोगैस बनती है। बायोगैस का सबसे बड़ा और सबसे ज्वलनशील हिस्सा जो होता है वो CH4 यानी कि मीथेन होता है, जो आमतौर पर 50 से 75% तक होता है, CH4 मीथेन। आगे 38वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार प्री स्कूल बच्चों में निजी वाक को किस रूप में देखा जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की नींव जो आत्म मार्गदर्शन के लिए उपयोगी होती है। दरअसल जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित वाक मतलब अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक मानते थे, लेकिन ले वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे खुद से बात करते हैं, इनकी प्राइवेट स्पीच करते हैं, तो वे असल में किसी समस्या को सुलझाने और अपने स्वयं के व्यवहार को निर्देशित कर रहे होते हैं। यह उनके संज्ञानात्मक विकास का एक अहम हिस्सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है,
वयस्क शिक्षा में चेतनता विकास रणनीति जो साधारण चेतना से आलोचनात्मक चेतना की ओर परिवर्तन पर बल देती है, किस विचारक द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसका उल्लेख प्रायः उक्त विस्तार साहित्य में किया जाता है। 39 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पाउलो फ्रेरे। कंस्टाइजेशन देखिए यहाँ पे कंसाइस्टेजेशन का सिद्धांत प्रसिद्ध ब्राजील के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे पाउलो फ्रेरे। पाउलो फ्रेरे जो है वो ब्राजील के मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड इसमें दिया था, इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में अपने सामाजिक और राजनीतिक परिवेश के प्रति आलोचनात्मक समझ को विकसित करना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो पाउलो फ्रेरे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे अगला 40वां प्रश्न है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का विकास हुआ। आधुनिक समझ के अनुसार कोशिका झिल्ली के कुछ विशिष्ट मुख्य क्षेत्र जो स्पिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल से समृद्ध होते हैं, मिनग्रिम अणुओं को व्यवस्थित करते हैं। इन सूक्ष्म क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए लिपिड राफ्ट्स। कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली के आधुनिक मॉडल के अनुसार झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड्स से भरे कुछ घने और कठोर तैरते हुए हिस्से होते हैं, जिन्हें लिपिड राफ्ट कहा जाता है। ये कोशिका में सिग्नलिंग अणुओं को व्यवस्थित करने का काम करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए लिपिड राफ्ट करेक्ट हो जाएंगे। आगे 41 नंबर पर अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट एल कैटज द्वारा प्रस्तावित प्रबंधकीय कौशल का कौन सा संयोजन संस्थागत प्रशासकों के लिए आवश्यक माना गया है तथा निम्न स्तर से उच्च स्तर के प्रबंधन की ओर बढ़ने पर इनका महत्व कैसे बदलता है? तो यहाँ आपका तीनों क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन जो है वो आपका सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? देखिए, तकनीकी कौशल यानी कि निचले स्तर पर बहुत जरूरी है, लेकिन शीर्ष प्रबंधन में इसकी कम आवश्यकता होती है। और मानवीय कौशल लोगों के साथ काम करना यह सभी स्तरों पर समान रूप से आवश्यक होता है। और तीसरा कि वैचारिक कौशल, तो वैचारिक यानी कॉन्सेप्चुअल वैचारिक कौशल दूरदर्शिता और संगठन को समग्र रूप से देखना जो शीर्ष यानी कि टॉप स्तर के प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी 1, 2 और 3 तीनों आपका कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 42 नंबर पर अगला प्रश्न है कि वयस्क शिक्षा यानी एंड्रोगॉजी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक वयस्कों में स्वनिर्देशित अधिगम के विकास में बाधा बन सकता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्व कठोर शिक्षण विधियों का प्रभाव। कैसे सही होगा? देखिए, कई वयस्कों ने बचपन में पारंपरिक यानी कि शिक्षक नियंत्रित यानी कि कठोर विधियों से शिक्षा प्राप्त की होती है। यही पुरानी आदत जब वे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें खुद से सीखने यानी कि स्वनिर्देशित अधिगम में मानसिक बाधा उत्पन्न करती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा में भाषा कोना तैयार करते समय 3 से 5 वर्ष के बच्चों में डबल साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री सबसे आवश्यक होगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्र पुस्तकें, परिचित वस्तुओं वाले फ्लैश कार्ड और रेत पर लिखने की ट्रे। देखिए, 3 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चों को औपचारिक पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाता है, बल्कि इमरजेंट लिटरेसी सिखाई जाती है। इसके लिए खेल आधारित सामग्री जैसे कि चित्र पुस्तकें और उंगलियों के मोटर कौशल विकसित करने के लिए रेत की ट्रे सबसे अधिक विकासात्मक रूप से उपयुक्त होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 44 नंबर के प्रश्न में आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल कण पर्पटीय धूल का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है आपका ऑप्शन नंबर डी, मृदा अपरदन। देखिए, हवा में प्राकृतिक रूप से तैरने वाले बड़े धूल के कण मुख्य रूप से हवा के द्वारा मिट्टी के कटने यानी कि मृदा अपरदन और आंधी तूफान के कारण उड़ने वाली सूखी मिट्टी से बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 45 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेदी रिसेप्टर्स में रिसेप्टर पोटेंशियल की एक विशेषता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यह एक ग्रेडेड प्रकार की विद्युत प्रतिक्रिया होती है जो एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न कर सकती है। देखिए, रिसेप्टर पोटेंशियल एक ग्रेडेड प्रतिक्रिया होती है, जिसका अर्थ होता है कि उद्दीपन जितना मजबूत होगा पोटेंशियल का आयाम भी उतना ही बड़ा होगा। जब यह एक निश्चित थ्रेशोल्ड को पार कर लेता है तब यह तंत्रिका में एक्शन पोटेंशियल
पैदा करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 46 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रसव पूर्व विकास में सामान्य से विशेष सिद्धांत का सेफालोकार्डल और प्रॉक्सिमोडिटल अनुक्रमों से क्या संबंध होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सामान्य समग्र पूरे शरीर की प्रतिक्रियाएं पहले, फिर स्थानीय परिष्कृत गतियां। देखिए, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है। भ्रूण पहले पूरे शरीर को एक साथ हिलाता है, जैसे जैसे वह परिपक्व होता है वह अपनी उंगलियों या पैरों को अलग अलग हिलाना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, विधि प्रदर्शन की व्यवस्था करते समय कर के सीखने सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए स्थान के चयन में किस कारक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। गतिविधि के संचालन हेतु पर्याप्त भौतिक सुविधाएं। देखिए, कर के सीखना लर्निंग बाय डूइंग तभी संभव है जब लोगों को खुद उस कौशल का अभ्यास करने का मौका मिले। विधि प्रदर्शन के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां हर प्रतिभागी के अभ्यास करने के लिए पर्याप्त उपकरण और जगह उपलब्ध हो। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला 48वां प्रश्न है कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान कौन सा ऑर्गेनल एक क्रोमोसोमल कैप का निर्माण करता है जिसमें हाइलोरुनिडेज जैसे एंजाइम होते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गोल्जी तंत्र। देखिए, शुक्राणु के सिर के ऊपरी हिस्से पर एक्रोसोम होता है। यह एक्रोसोम वास्तव में कोशिका के गोल्जी उपकरण के द्वारा स्रावित एंजाइम की एक थैली होती है जो निषेचन के समय अंडे की बाहरी परत को गलाने का काम करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका तंत्रिका ऊतक में फागोसाइटिक यानी कि भक्षक के रूप में कार्य करती है और अन्य न्यूरोग्लेनियम कोशिकाओं से भिन्न उत्पत्ति रखती है। तो यहाँ 49 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक की माइक्रोग्लियल कोशिकाएं। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कचरा साफ करने और बाहरी तत्वों को खाने का काम माइक्रोग्लिया करती है। तंत्रिका तंत्र की अन्य सभी कोशिकाएं एक्टोडर्म से बनती है, लेकिन माइक्रोग्लिया का जन्म मेसोडर्म यानी कि मैक्रोफेज के समान से होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 50 नंबर पे अगला प्रश्न है कि भ्रूण विकास के द्वितीय त्रैमास के दौरान कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि एरिथ्रोसाइट्स के उत्पादन का मुख्य स्थान होता है। 50 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी कि लीवर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भ्रूण अवस्था में रक्त बनने की जगह समय के साथ बदलती है। पहले कुछ हफ्तों में यह योल्क सैक में बनता है। दूसरे त्रैमास में यकृत यानी कि लीवर और प्लीहा में मुख्य अंग होते हैं और जन्म के करीब यह कार्य पूरी तरीके से अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो ले लेता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यकृत लीवर करेक्ट हो जाएगा। आगे 51 नंबर पर अगला प्रश्न है कि इंडक्शन हीटिंग और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कह रहा था कि इंडक्शन कुकिंग मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस तथा इंडिकरेक्शन के सिद्धांत पर आधारित होती है जो फेरोमैग्नेटिक बर्तन में उत्पन्न होते हैं। दूसरा कह रहा था कि इंडक्शन कुकटॉप की ग्लास सिरेमिक सतह अपेक्षाकृत ठंडी रहती है क्योंकि ऊष्मा कुकटॉप की सतह पर नहीं बल्कि बर्तन में उत्पन्न होती है। 51 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों सही है क्योंकि देखिए, इंडक्शन कुकटॉप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, जहां फेरोमैग्नेटिक यानी कि लोहे युक्त बर्तन में भंवर धाराएं और मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस उत्पन्न होती है। इससे ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा सीधे बर्तन में पैदा होती है, न कि कुकटॉप की सतह पर। इसलिए ग्लास सिरेमिक सतह अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। आगे 52 नंबर पे अगला प्रश्न है कि इंटीरियर प्रबंधन में सेक्शन ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सेक्शन ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य होता है आपका ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वाधर संबंधों और ऊंचाइयों को प्रदर्शित करना। देखिए, आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग में सेक्शन का अर्थ है किसी इमारत या कमरे को बीच से लंबवत यानी कि वर्टिकली काट कर देखना। इसका मुख्य उद्देश्य छत की ऊंचाई, सीढ़ियों का ढलान और फर्श से छत तक के ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल संबंधों को स्पष्ट रूप से दर्शाना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 53 नंबर अगला प्रश्न है कि कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि मुख्यतः किस प्रकार की प्रक्रिया है।
तो ये होती है आपका अवायवी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आपका ये हो जाएगा एनाएरोबिक। देखिए, कंपोस्टिंग की बेंगलुरु विधि डॉक्टर सी एन आचार्य के द्वारा विकसित किया गया था और यह एक पारंपरिक अवायवी विधि है। इसमें कचरे और गोबर को गड्ढों में भर करके मिट्टी से पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है, जिससे कि बिना ऑक्सीजन के अपघटन होता है और पोषक तत्वों में विशेष करके नाइट्रोजन का नुकसान कम होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए अवायवी करेक्ट हो जाएगा। आगे 54 नंबर पे अगला प्रश्न है, कृत्रिम श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन के आधार पर आपका जो है 54 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। कैसे? देखिए, माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीदिंग में बचावकर्ता के द्वारा छोड़ी गई हवा में लगभग 16% ऑक्सीजन होती है, जो पीड़ित को जीवित रखने के लिए पर्याप्त है। होल्गर नील्सन विधि एक पुरानी लेकिन प्रभावी मैनुअल तकनीक है, जिसमें पीड़ित को पेट के बल लिटा करके पीठ पर दबाव डाला जाता है और बाहें उठाई जाती हैं। आधुनिक यांत्रिक वेंटिलेटर फेफड़ों में हवा को दबाव के साथ धकेलते हैं, जिसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3। आगे अगला 55 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रकार सूची का मूल्यांकन उनके ल्यूमिनियर श्रेणी सूची 2 से उनके मुख्य प्रमुख कार्य के आधार पर कीजिए। तो यहाँ 55 नंबर के प्रश्न में जो मिलान होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंडर कैबिनेट स्ट्रिप लाइट्स जो होता है वो आपका कार्य प्रकाश, यानी कि कार्य प्रकाश किचन काउंटर आदि पर काम करने के लिए होता है। बाकी यहाँ पे आपका ये रिसेट्स सीलिंग डाउन लाइट्स जो होते हैं ये आपके परिवेश प्रकाश, यानी कि पूरे कमरे की सामान्य रोशनी होती है। और पिक्चर लाइट जो होता है ये उच्चारण प्रकाश होता है। उच्चारण प्रकाश यानी कि ये किसी खास वस्तु यानी पेंटिंग को उभारने के लिए पिक्चर लाइट लगाई जाती है। और केंद्रीय झूमर जो होता है ये सजावटी प्रकाश है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का ए का तीसरा, बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला। ये मिलान थोड़ा सा जो है, मिलान तो सही हुआ है। ए का तीसरा, ये बी का पहला होना चाहिए। यहाँ पे बी का पहला किसमें? ए का तीसरा। दोस्तों मिलान थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, तो यहाँ पे जो मिलान है उसके हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत है। इसमें आपका ये आंसर जो है तो इसको स्टार लगाइएगा। इसमें ये चारों ऑप्शन में कोई आंसर सही नहीं होगा। इसमें आपको हो सके तो 1 नंबर कॉमन अंक के रूप में सभी लोगों को मिलेगा। 56 नंबर के प्रश्न में आपका अगला क्वेश्चन है कि नायक NAEYC के अनुसार विकासानुकूलन व्यवहार DAP की परिभाषा क्या है? तो इसका परिभाषा होता है आपका एक ढांचा जो विकास, व्यक्तिगत रुचियों और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को समेकित करता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, NAEYC मतलब नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रेन। इसके अनुसार डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस यानी कि DAP, डेवलपमेंट एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस, वह शिक्षक दृष्टिकोण है जो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, बच्चे की उम्र, विकासात्मक स्तर। दूसरा, बच्चे की व्यक्तिगत खूबियां और रुचियां। और तीसरा, उसका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 57 नंबर पर अगला प्रश्न है कि विस्तार अनुसंधान में प्रोजेक्टिव तकनीकों के अंतर्गत वाक्य पूर्णता परीक्षण का उपयोग मुख्यतः उत्तरदाताओं की विशिष्ट सीमा को दूर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे 57 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सचेत फेकिंग या सामाजिक वांछनीयता पक्षपात। देखिए, यह एक प्रोजेक्टिव तकनीक होती है जिसमें अधूरे वाक्य, जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है,
ये दिए जाते हैं। चूंकि उत्तरदाता को तुरंत जवाब देना होता है, इसलिए वह सोच समझकर समाज के अनुसार अच्छे या झूठे उत्तर नहीं गढ़ पाता है। उसके अवचेतन मन की सच्ची भावनाएं बाहर आ जाती हैं। यहाँ पे सचेत या फेकिंग सामाजिक वांछनीयता जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर पर अगला प्रश्न है कि सामुदायिक जल शुद्धिकरण में प्रयुक्त धीमी बालू निषेधक जैविक निषेधक के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार करिए। तो चारों कथन के हिसाब से आपको आंसर बताने हैं। तो चारों कथन के हिसाब से आपका 58 नंबर के प्रश्न में सी से हो जाएगा, केवल 3 और 4, बाकी ये दोनों गलत हैं। देखिए कथन एक इसलिए गलत होगा क्योंकि महत्वपूर्ण जैविक परत इसको बनने में कुछ घंटे नहीं बल्कि कई दिन लगते हैं। और कथन 2 गलत है क्योंकि धीमी बालू निषेधक बैक्टीरिया को हटाने में रैपिड यानी कि तीव्र सैंड फिल्टर की तुलना में अधिक लगभग 99.9% प्रभावी होते हैं, कम नहीं होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी कथन 3 और 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 59वां प्रश्न कह रहा है कि परिणाम प्रदर्शन के संदर्भ में प्रदर्शन अवधि के दौरान क्रिया घटक के लिए मुख्य कार्यान्वयनकर्ता कौन होता है। तो ये होता है आपका मेजबान किसान। देखिए विस्तार शिक्षा में परिणाम प्रदर्शन का उद्देश्य किसी नई तकनीक या बीज के फायदों को स्थानीय परिस्थितियों में साबित करना होता है। यह प्रदर्शन हमेशा एक स्थानीय मेजबान किसान के खेत पर उसी के द्वारा विस्तार कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में किया जाता है ताकि अन्य किसानों को विश्वास हो सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी मेजबान किसान करेक्ट हो जाएगा। 60वां प्रश्न है घरेलू कचरे के निपटान की सबसे सामान्य रूप से प्रयुक्त स्वास्थ्यकर विधि कौन सी है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी नियंत्रित भराव, कंट्रोल्ड ट्रिपिंग। नियंत्रित भराव जिसे हम सैनिटरी लैंडफिल भी कहते हैं, ठोस कचरा निपटान का सबसे आम और स्वास्थ्यकर तरीका है। इसमें कचरे को एक गड्ढे में डालकर रोज मिट्टी की एक परत से ढक दिया जाता है ताकि बदबू, कीड़े और बीमारियां न फैलें। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित एंजाइम या हार्मोन को उनके विशिष्ट उत्पत्ति स्थल या जैव रासायनिक विशेषता के साथ मिलान करिए। तो यहाँ आपका 61 में करेक्ट आंसर क्या होगा, ए का तीसरा हो जाएगा। एंटेरोकाइनेजिन यानी कि ब्रश बार्डर एंजाइम को जो ट्रिप्सिनोजन की सक्रिय करता है। बी का हो जाएगा आपका पहला। यानी कि सिक्रेटिन डुओडेनम की म्यूकोसा के एस कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। सी का हो जाएगा आपका दूसरा, यानी काइमोट्रिप्सिन एनीसर कोशिकाओं के द्वारा स्रावित प्रोटोपिलिडिक एंजाइम। और डी का हो जाएगा आपका चौथा, गैस्ट्रिन जो है पेट के एंटरमेकोमा जी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट आगे 62वां अगला प्रश्न है, नीचे देगा अभिकथन ए और आर को देखना है आपको। अभिकथन ए कह रहा था कि दृश्य आत्मा जिसमें वस्त्र और बाह्य रूप में शामिल है को व्यक्ति का सबसे तत्कालिक सूक्ष्म पर्यावरण माना जाता है क्योंकि यही वह सबसे निकटतम स्तर है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक परिवेश में दूसरों के साथ संपर्क करता है। कारण आर कह रहा है कि वस्त्र जैविक शरीर और सामाजिक जगत के बीच एक सीमा का कार्य करते हैं तथा सामाजिक परिवेश में पहचान की अभिव्यक्ति और निर्माण का माध्यम होते हैं। 62 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की बिल्कुल सही स्पष्टीकरण दे रहा है। देखिए जोवान आइसर के ड्रेस के सिद्धांत के अनुसार कपड़े हमारे विजिबल सेल्फ का हिस्सा हैं और हमारे शरीर का सबसे करीबी सूक्ष्म पर्यावरण बनाते हैं। कपड़े हमारे भौतिक शरीर और बाहरी सामाजिक दुनिया के बीच एक सीमा का काम करते हैं जिसके जरिए हम अपनी पहचान व्यक्त करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि संबलपुरी इकट तकनीकी रूप से बंधुआ यानी शिल्प है। उड़िया इकट वस्त्रों में शंख का प्रतिनिधित्व करने वाले पारंपरिक मोटिफ का विशिष्ट नाम क्या है। 63 में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शंख। उड़ीसा की संबलपुरी और बाप्ता साड़ियों यानी कि बंधुआ कला में भगवान जगन्नाथ से जुड़े पारंपरिक रूपांकन बुने जाते हैं जिसमें चक्र, पहिया, पदम, कलम और शंख यानी कि कोंच सेल का जो है वो निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे शंख जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे 64 कह रहा था कि बोहर प्रभाव ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र में परिवर्तन का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन दाईं ओर खिसकाव उत्पन्न करेगा जिसमें ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुगम हो जाती है। 64 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, PCO2 में वृद्धि, तापमान में वृद्धि तथा pH में कमी। देखिए बोहर प्रभाव बताता है कि कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ता है। व्यायाम करने वाले ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 अधिक होती है, गर्मी तापमान ज़्यादा होती है और लैक्टिक एसिड के कारण pH कम यानी कि अम्लीय हो जाता है। ये सभी कारक O2HB वक्र को दाईं ओर यानी कि राइट शिफ्ट धकेलते हैं, इससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन आसानी से छोड़ देता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 65 नंबर पहला प्रश्न है कि डिडेफिल्स गर्भाशय एक जन्मजात विकासात्मक विकृति है जो किस कारण से उत्पन्न होती है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, नलिकाओं के संलयन का पूर्ण अभाव। देखिए भ्रूण अवस्था में महिलाओं का गर्भाशय दो मुलेरियन नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनता है। जब ये दोनों नलिकाएं आपस में बिल्कुल नहीं जुड़ पाती हैं तो महिला में दो अलग अलग गर्भाशय और दो ग्रीवा बन जाते हैं। इसे यूट्रस डिडेफिल्स कहा जाता है। इसलिए आपका नलिकाओं के संलयन का पूर्ण अभाव, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 66 नंबर पहला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सहकारक पित्त लवणों द्वारा होने वाले अवरोध को रोकने के लिए पैक्रियाटिक कोलिफेस निर्भर लाइपेंस की सर्वोत्तम उत्प्रेरक क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम आयन आपका करेक्ट हो जाएगा, Ca2+। देखिए पाचन के दौरान अग्न्याशयी लाइपेज को वसा तोड़ने के लिए कोलिपेस प्रोटीन की आवश्यकता होती है ताकि पित्त लवण एंजाइम को रोक न सके। इस पूरी प्रक्रिया के सर्वोत्तम उत्प्रेरक क्रिया के लिए कैल्शियम आयनों की उपस्थिति एकदम अनिवार्य होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 67 नंबर पे अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के न्यूरो नेविगेशन के दौरान संरचनाओं के संबंधों का वर्णन करते समय न्यूरेकिसस शब्द के लिए विशिष्ट दिशात्मक शब्दों की आवश्यकता होती है। मानव अग्र मस्तिष्क में डार्सल किसके समानार्थी होते हैं। तो यहाँ आपका 67 में ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्व जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए न्यूरो एटोनॉमी में न्यूरेक्सिस रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क तक की काल्पनिक रेखा है। क्योंकि मनुष्यों में विकास के दौरान अग्र मस्तिष्क 90 डिग्री पर झुक जाता है, इसलिए अग्र मस्तिष्क में डार्सल यानी कि जो रीढ़ की हड्डी में पीछे होता है इसका अर्थ ऊपर या ऊर्ध्व यानी कि सुपीरियर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे ऊर्ध्व जो है सुपीरियर करेक्ट हो जाएगा। 68 कह रहा है 68 नंबर पे कि कोरोनरी परिसंचरण में राइट डोमिनेंट हार्ट शब्द किस धमनी की उत्पत्ति को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है आपका फर्स्ट इंटरवेंट्रिकुलर धमनी यानी कि PDA। देखिए हृदय को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनियों में डोमिनेंस इस बात से तय होता है कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी यानी कि फर्स्ट इंटरवेंट्रिकुलर धमनी PDA कहाँ से निकल रही है। लगभग 70 से 80% लोगों में PDA दाईं कोरोनरी धमनी यानी कि RCA से निकलती है, जिसे राइट डोमिनेंट हार्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 69 कह रहा है कि शार्ट बाउल सिंड्रोम SBS वाले रोगी में ऑक्सलेट युक्त खाद्य पदार्थों को सीमित करने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण होता है उनका गुर्दे की पथरी का जोखिम बढ़ना। ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए शार्ट बाउल सिंड्रोम में आंतें वसा को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। यह बिना पचा हुआ वसा आंतों में मौजूद कैल्शियम से जुड़ जाता है। नतीजा ये होता है कि आहार में मौजूद ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ जुड़ने के बजाय स्वतंत्र रूप से रक्त में अवशोषित होकर किडनी पहुंच जाता है, जिससे अत्यधिक ऑक्सलेट गुर्दे की पथरी बनने का गंभीर जोखिम पैदा करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। 70 नंबर पर अगला प्रश्न है, सूची को मिलान करना है। तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए का दूसरा। औपचारिक संतुलन यानी केंद्र के दिनों और सममित अर्थव्यवस्था, और अनौपचारिक संतुलन यानी कि आपका बी का तीसरा, दृश्य भारों का उपयोग करते हुए असममित व्यवस्था। सी का पहला हो जाएगा क्रमिकता यानी कि आकाश या रंग में क्रमिक परिवर्तन द्वारा लय, और डी का हो जाएगा आपका चौथा यानी कि केंद्रीय बिंदु से बाहर की ओर गति। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे 71 नंबर पे अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्तवाहिका खंड सबसे अधिक वास्कुलर कंप्लायंस धारिता दर्शाता है जिससे वह रक्त भंडार के रूप में कार्य कर सकता है। 71 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी प्रणालीगत शिराएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कैसे सही होगा? क्योंकि यहाँ पे आपका शिराओं की दीवारें धमनियों की तुलना में बहुत पतली और लचीली होती है, इसलिए उनकी धारिता या फैलने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि किसी भी समय शरीर का लगभग 60 से 65% रक्त शिराओं में जमा रहता है, जिससे वह रक्त भंडार के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 72वां अगला प्रश्न है कि हेल्डेन प्रभाव CO2 के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण एक घटना का वर्णन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसे सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो यहाँ आपका 72 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। उच्च O2 सांद्रता हीमोग्लोबिन से CO2 के पृथक्करण को बढ़ावा देती है, क्योंकि हेल्डेन प्रभाव फेफड़ों में होता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीजनेशन तो यह एक मजबूत अम्ल बन जाता है। इस कारण यह हीमोग्लोबिन से जुड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयनों को बाहर धकेल देता है, जिससे हम सांस के जरिए बाहर छोड़ देते हैं। तो यह बोहर प्रभाव का बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 73 नंबर अगला प्रश्न है 73। प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में कार्य प्रकाश का उपयोग विशेष रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विशिष्ट कार्यों के लिए केंद्रित प्रकाश प्रदान करने के लिए। देखिए टास्क लाइटिंग का सीधा अर्थ उस प्रकाश से है जो विशेष रूप से किसी एक विशिष्ट कार्य जैसे कि पढ़ना, सिलाई करना या सब्जियां काटना, इसको करने के लिए एक फोकस यानी केंद्रित की जाती है ताकि आंखों पर जोर न पड़े। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 74 नंबर क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन इसमें समझिएगा 74 में क्या है। देखिए इसमें जो है अभिकथन करा था कि जो इसमें थोड़ा सा अंग्रेजी में समझेंगे। द यूज ऑफ वर्टिकल लाइंस आर ऑन सेंट्रलाइज रूम कैन साइकोलॉजिकली आफ्टर द परसेप्शन ऑफ द रूम हाइट एंड रीजन दे रहा था कि वर्टिकली लाइन लीड द आई हॉरिजॉन्टली क्रिएटिंग एन इल्यूस्ट्रेशन ऑफ द विड्थ एंड इनफॉर्मेलिटी। मतलब क्या था दोस्तों, इसमें ये था कि अभिकथन इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य होगा। क्यों? देखिए अभिकथन ए इसलिए सही होगा क्योंकि कम ऊंचाई वाली छत वाले कमरे में खड़ी यानी कि ऊर्ध्वाधर बनी वर्टिकल रेखाओं का उपयोग करने से कमरा मनोवैज्ञानिक रूप से ऊंचा लगता है। लेकिन कारण आर जो दे रहा है क्योंकि ऊर्ध्वाधर रेखाएं आंखों को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि ऊपर से नीचे निर्देशित करती हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, आपका करेक्ट हो जाएगा। 75 करा था कि सीवरेज प्रणाली के डिजाइन में इन्वर्टेड साइफन सैग पाइप का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ 75 में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नदियों या अन्य अवरोधों के नीचे सीवेज को ले जाने के लिए। देखिए आमतौर पर सीवर पाइप गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के ढलान पर काम करते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई नदी, घाटी या मेट्रो की सुरंग आ जाए तो पाइप को यू आकार में नीचे से ले जाया जाता है। यू आकार के दबे हुए हिस्सों को ही इन्वर्टेड साइफन कहते हैं। 76 कह रहा है कि इंटीरियर डेकोरेशन में किस प्रकार का संतुलन तब प्राप्त होता है जब दो भिन्न वस्तुएं समान दृश्य भार रखते हुए केंद्र से अलग अलग दूरी पर रखी जाती हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनौपचारिक यानी कि असममित संतुलन। देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग में जब केंद्र के दोनों ओर अलग अलग आकार या प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं लेकिन उनका दृश्य भार समान होता है तो इसे अनौपचारिक या असममित संतुलन कहा जाता है। यह डिजाइन में अधिक गतिशीलता और आधुनिकता ले आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे 77 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए करा था कि जामदानी को प्रायः फिगर्ड मलमल कहा जाता है और इसे तकनीकी रूप से डिसकंटिन्यू अर्थ या विफ्ट में तकनीकी रूप से वर्गीकृत किया जाता है। कारण आर करा कि जामदानी में बुनकर सजावटी डिजाइनों को डालने के लिए बांस या सींग की सुइयों का उपयोग करते हैं तथा कई बार पैटर्न मार्गदर्शन के लिए जाला प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ 77 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, जामदानी को ऐतिहासिक रूप से फिगर्ड मलमल कहा जाता है। यह डिसकंटिन्यू सप्लीमेंट्री वेफ्ट तकनीक है क्योंकि इसमें सजावटी धागा एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं जाता है बल्कि केवल डिजाइन वाले हिस्से में बुना जाता है। बुनकर इसे बांस या सींग की सुइयों की मदद से मैनुअली जाला प्रणाली का उपयोग करके बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 78 में पहला प्रश्न है 78 के जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित निर्माणवादी सिद्धांत के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज आयु 2 से 7 वर्ष के दौरान बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवेदी गतिज बुद्धि से प्रतीकात्मक निरूपण की ओर संक्रमण। 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि वे संवेदी पेशी अवस्था से बाहर निकल करके चीज़ों को प्रतीकों जैसे कि सिंबल, शब्द, चित्र या खिलौनों के रूप में सोचना और समझना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है आपका 79, कह रहा है कि एस्प्रीट डी कार्प्स प्रबंधन के एक सिद्धांत के रूप में किस पर बल देता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संस्था में सामंजस्य और टीम भावना। देखिए, हेनरी फेयाल के द्वारा दिए गए प्रबंधन के 14 सिद्धांतों में से एस्प्रीट डी कार्प्स का मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में बल होता है। यह किसी भी संगठन में कर्मचारियों के बीच आपसी सामंजस्य, वफादारी और मजबूत टीम भावना को बढ़ावा देने पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर पर अगला प्रश्न है कि ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर जीएफआर के संबंध में कथन पर विचार करिए। बाकी चारों कथन को देखते हुए आपको यहाँ पे राइट आंसर डिसाइड करना है। तो 80 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों सही है, चारों सही है। कैसे सही है? देखिए, गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यप्रणाली के संदर्भ में दिए गए चारों कथन फिजियोलॉजी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं। जीएफआर नेट निस्पंदन दर यानी कि एनएफपी पर निर्भर करता है और रक्तचाप बढ़ने पर मायोजेनिक तंत्र अफरेंट आर्टियल को सिकोड़ता है और इफरेंट और आर्टेरियोल के संकुचन से जीएफआर बढ़ता घटता है, ये भी सही है। और एक स्वस्थ वयस्क का औसत जीएफआर लगभग 125 ml प्रति मिनट होता है, ये भी सही है। तो आपका 1, 2, 3, 4 चारों विकल्प मतलब आपका कथन सही है। 81 कह रहा था कि एपिडर्मिस की कौन सी परत लैमेलर ग्रेन्यूल्स यानी कि ओडलैंड बॉडीज के निर्माण और संचय का मुख्य स्थल है, जो ग्लाइको स्फिंग्लोलिपिड्स को छोड़ करके एपिडर्मल जल अवरोध का निर्माण करती है। 81 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसोम। दोस्तों, हमारी त्वचा को वाटरप्रूफ बनाने वाले ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स लैमेलर ग्रेन्यूल्स में भरे होते हैं। यद्यपि हालांकि इनका निर्माण निचली परतों में शुरू हो जाता है, लेकिन इनका मुख्य संचय और त्वचा के जल अवरोध के रूप में स्राव स्ट्रेटम ग्रैनुलोस परत में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला 82 कर रहा था कि मिलान करने वाला इसमें, तो यहाँ 82 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यहाँ पे ए का तीसरा हो जाएगा। सेमांटिक डिफरेंशियल जो है वो द्विध्रुव विशेषणों द्वारा अभिवृत्ति की तीव्रता का मापन, और बी का हो जाएगा आपका पहला, यानी कि बोगाडर्स सामाजिक दूरी मापनी जो है वो सामाजिक समूहों के बीच मनोवैज्ञानिक दूरी का मापन होता है। और थीमेटिक एक्सेप्शन टेस्ट जो होता है ये आपका सी का दूसरा हो जाएगा। और अस्पष्ट चित्रों का उपयोग करने वाले प्रोजेक्टिव तकनीक और सोशियोग्राम जो है आपका समूह में स्टार या माइसोलेट का दृश्य निरूपण डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका 83 कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन में कौन सा घटक विद्युत ऊर्जा को माइक्रोवेव विद्युत चुम्बकीय विकिरण में परिवर्तित करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेट्रॉन। देखिए, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन वह वैक्यूम ट्यूब उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों में परिवर्तित करता है, जिससे भोजन गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 84 कह रहा था कि फिल्टर फैब्रिक्स के अभियांत्रिकी के संदर्भ में जब ताने का कवर फैक्टर बढ़ाया जाता है तब उसको रखा जाता है, तो छिद्र आकार वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ प्रभाव जो पड़ता है
वो पड़ता है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह इंटरग्रेड छिद्रों के प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक रेखे के रूप में काम करता है, यानी कि इट रिड्यूस द इफेक्टिव हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ द इंटर थ्रेड पोर्स लाइनरली। दोस्तों यहाँ पे जो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अनुसार जब बाने का धागा स्थिर रखा जाता है और ताने की सघनता बढ़ाई जाती है तो धागों के बीच का खाली स्थान सिकुड़ जाता है। इससे हवा या पानी के गुजरने वाले छिद्रों का प्रभाव हाइड्रोलिक व्यास कम होने के कारण इसको होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे 85 कह रहा है कि ऐतिहासिक रूप से जी स्टेनली हॉल को बाल अध्ययन का जनक कहा जाता है। पुनरावृत्ति सिद्धांत के संदर्भ में उन्होंने मुख्यतः किस विकासात्मक नियम का समर्थन किया है? तो 85 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। वह नियम जिसके अनुसार व्यक्तिगत विकास प्रजाति के विकासात्मक इतिहास को दोहराता है। क्योंकि स्टेनली हॉल ने डार्विन के विचारों को मनोवैज्ञानिक में लागू करते हुए कहा था कि ओंटोंगी रिकैपिटुलेट फैलोंगी, जिसका अर्थ होता है कि एक बच्चे का भ्रूण से लेकर के बड़े होने तक का विकास, व्यक्तिगत इतिहास मानव प्रजाति के संपूर्ण विकास की अवस्थाओं की पुनरावृत्ति करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 86 कह रहा है 86 कि मूत्र का कौन सा घटक मांसपेशियों के चयापचय का प्रत्यक्ष उत्पाद है और जिसकी अपेक्षाकृत स्थिर उत्पत्ति तथा नगण्य ट्यूबुलर पुनः अवशोषण के कारण जीएफआर के अनुमान के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क्रिएटिनिन। देखिए क्रिएटिनिन मांसपेशियों के चयापचय का एक प्राकृतिक अपशिष्ट उत्पाद है। किडनी इसे रक्त से छानकर सीधे मूत्र में निकाल देती है और यह ट्यूबुल्स के द्वारा पुनः अवशोषित नहीं होता है। इसलिए इसका स्तर जीएफआर यानी किडनी के कार्य को मापने का सबसे सटीक और सामान्य तरीका होता है क्रिएटिनिन की जांच। 87 कह रहा है कि नीचे दिए गए दो कथन हैं। अभी कथन ए कह रहा है कि मोटे बच्चों में सामान्य बीएमआई वाले बच्चों की तुलना में अक्सर शीघ्र यौवन देखा जाता है। कारण आर तरह के वसा उत्तक लेप्टिन का उत्पादन करता है जो किसी जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करता है, जिससे जीएनआरएच न्यूरॉन्स की सक्रियता में विलंबन होता है। 87 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। देखिए अभिकथन सत्य है क्योंकि मोटे बच्चों में अक्सर यौवन जल्दी आ जाता है, लेकिन कारण आर इसलिए गलत है ऑप्शन नंबर इसमें 87 में डी सही होगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। देखिए अभिकथन ए सत्य इसलिए क्योंकि मोटे बच्चों में अक्सर यौवन जल्दी आ जाता है, लेकिन कारण आर असत्य होगा क्योंकि वसा उत्तक के द्वारा स्रावित लेप्टिन हार्मोन्स किस वन जीन को अवरुद्ध नहीं करता है बल्कि यह उसे सक्रिय करता है, जिससे कि जीएनआरएच का स्राव जल्दी होता है और यौवन समय से पहले आ जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ए सत्य है परंतु आर असत्य आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 88 कह रहा था इनकी कथनों पर विचार करना है। तो तीनों कथन के हिसाब से आपको सही आंसर बताने हैं। तो तीनों कथन के आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। कैसे? देखिए इन तीनों कथनों में तंत्रिका विज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार सत्य होगा क्योंकि 2 से 6 साल के बच्चे के बीच उम्र में मस्तिष्क अपने वयस्क आकार के 90% तक पहुंच जाता है। कार्पस कालोसूम का विकास दोनों गोलार्धों के बीच समन्वय बढ़ाता है और बाएं हाथ से काम करने वाले बच्चों में अक्सर मिश्रित प्रभुत्व पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों करेक्ट हो जाएगा। 89 कह रहा है 89 की प्रकृति बनाम पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में कैनलाइजेशन का सिद्धांत किसे संदर्भित करता है? तो कैनलाइजेशन का सिद्धांत करता है ये ऑप्शन नंबर बी को। वह प्रवृत्ति जिसमें आनुवंशिकता कुछ विशेषताओं के विकास को केवल एक या कुछ सीमित परिणामों तक सीमित कर देती है। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति बनाम पालन पोषण की बहस में कैनलाइजेशन का अर्थ है कि हमारे जीन कुछ विशिष्ट शारीरिक या मोटर कौशलों का एक सख्त चैनल में रखते हैं, पर्यावरण का इन पर ज़्यादा असर नहीं होता है। जैसे कि
बच्चों का एक निश्चित उम्र में बड़बड़ाना या चलना शुरू करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर पे अगला प्रश्न है कि आपका ड्यूरिंग द एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसोम प्रतिक्रिया के दौरान कौन सा विशिष्ट प्रोटियोलिटिक एंजाइम मुख्य रूप से जोना पेल्यूसिडा के प्रोटीनों के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे शुक्राणु का प्रवेश संभव हो सके। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्रोसिन। देखिए, निषेचन के समय शुक्राणु को डिम्ब यानी कि एग की बाहरी सुरक्षा परत को भेदना होता है। इसके लिए शुक्राणु के सिर से एक्रोसिन नामक एक विशेष प्रोटियोलिटिक एंजाइम स्रावित होता है, जो इस प्रोटीन परत को पचाकर रास्ता बनाता है। देखिए, हायलुरोनिडेज कोरोना रेडियाटा को हटाता है, लेकिन जोना पेल्यूसिडा के पाचन के लिए मुख्य रूप से एक्रोसिन ही जिम्मेदार होता है। तो एक्रोसिन यहाँ पे हायलुरोनिडेज नहीं होगा, यहाँ पे एक्रोसिन होगा, यही भेदता है उसे, शुक्राणु को प्रवेश संभव करता है यही एक्रोसिन। 91 कह रहा है कि सामुदायिक स्तर पर नमक के आयोडीनीकरण की स्पॉट टेस्टिंग में 15 ppm आयोडीन की उपस्थिति किस रंग से प्रदर्शित होती है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, गहरा नीला बैगनी। देखिए, भारत में सामुदायिक स्तर पर नमक में आयोडीन की जांच के लिए टेस्ट किट का उपयोग किया जाता है। जब टेस्ट सोल्यूशन को नमक पर डाला जाता है तो इसमें जो है 15 ppm आयोडीन की उपस्थिति उसे रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण गहरे नीले या बैगनी रंग बदल देती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 92 कह रहा था कि गर्म वातावरण में लंबे समय तक मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम के दौरान कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है कि बढ़े हुए कोर तापमान के कारण चयापचय में वृद्धि। देखिए, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक गर्म वातावरण में व्यायाम करता है तो इसके शरीर का कोर तापमान बढ़ जाता है। शरीर को ठंडा करने के लिए बहुत सारा रक्त त्वचा की सतह की ओर निर्देशित होता है। इससे हृदय में वापस आने वाले रक्त की मात्रा घट जाती है और कार्डियक आउटपुट बनाए रखने के लिए हृदय गति लगातार बढ़ती है। 93 कह रहा है कि जब एक टेलर्ड जैकेट का निर्माण किया जाता है तो आर्महोल और नेकलाइन पर टेप शेपिंग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका होता है मतलब कि अतिरिक्त ढील को नियंत्रित करना तथा आगे की प्रक्रिया के दौरान किनारों को खींचने से रोकना। देखिए, उच्च गुणवत्ता वाले टेलर्स गारमेंट्स जैसे कि जैकेट में आर्महोल और नेकलाइन आमतौर पर तिरछे कटे होते हैं। सिलाई और हैंडलिंग के दौरान ये किनारे खींचकर आकार न खो दे, इसलिए इन वक्र किनारों पर एक पतला शेपिंग टेप लगाया जाता है जो इसे स्थिरता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 94 कह रहा है कि चंदेरी कपड़े के निर्माण में उसकी विशिष्ट पारदर्शिता और मजबूती प्राप्त करने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस वोवन एयर गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए पारंपरिक रूप से ताना और बाना में किस प्रकार के धागों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 20/22 डेनियर रेशमी ताना और 100 से 120 काउंट सूती बाना। देखिए, मध्य प्रदेश के चंदेरी कपड़े को उसकी असाधारण पारदर्शिता और बुनी हुई हवा जैसी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए पारंपरिक रूप से ताने यानी कि वार्प में बहुत महीन 20/22 डेनियर का अनडिम्ड सिल्क जिससे मजबूती मिलती है, और बाने यानी कि वेफ्ट में 100 से 120 काउंट का उच्च गुणवत्ता वाला सूती धागा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 95 कह रहा है कि नेटिविज्म और एम्पिरिज्म के ऐतिहासिक वाद विवाद में परस्पर क्रिया का नियम आनुवंशिकता पर्यावरण अवमानक मनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अन्वय और मनोमय कोशों के माध्यम से इस अंतःक्रिया की व्याख्या करता है। तो यहाँ आपका 95 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, वेदांत का कोश सिद्धांत अस्तित्व की परतें। देखिए, पाश्चात्य मनोविज्ञान हडर्टी यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया पर जो बहस है वह भारतीय वेदांत दर्शन के तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित पंचकोश सिद्धांत से मेल खाती है। इसमें अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच का संबंध विकास को स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
आगे 96 नंबर अगला प्रश्न है कि कुएं के जल को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त गुलाबी पाउडर किस रसायन को कहा जाता है? तो इसको कहता है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं के पानी को शुद्ध करने और बैक्टीरिया मारने के लिए ऐतिहासिक रूप से KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता रहा है और पानी में घुलने पर यह गहरा गुलाबी या बैगनी रंग दे देता है, इसलिए इसे आम बोलचाल में लाल दवा या गुलाबी पाउडर कहा जाता है। आगे 97 कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन मुख्यतः किस प्रकार गर्भाशय की शिथिलता बनाए रखता है? तो ये बनाए रखता है आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय संकुचन और Ca2+ प्रवेश को कम करके। देखिए, प्रोजेस्टेरोन को गर्भावस्था का हार्मोन कहा जाता है। यह पूरे 9 महीने गर्भाशय को शांत रखता है और यह गर्भाशय की मांसपेशियों की कोशिकाओं में कैल्शियम के प्रवेश को रोक के रखता है, इससे कि मांसपेशियां संकुचित नहीं हो पाती हैं और समय से पहले डिलीवरी का खतरा टल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 98 कह रहा है कि ग्रहणी में ब्रूनर ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये होता है आपका क्षारीय म्यूकस का स्राव। जब पेट से अत्यधिक अम्ल भोजन छोटी आंत के पहले हिस्से में प्रवेश करता है तो आंत की दीवारों को जलने से बचाने के लिए ब्रूनर की ग्रंथियां एक गाढ़ा क्षारीय म्यूकस छोड़ती हैं जो एसिड को बेअसर कर देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 99 कह रहा है कि बिलीरुबिन हीमोग्लोबिन के अपघटन का एक प्रमुख उत्पाद है। यकृत में असंयुग्मित बिलीरुबिन को पित्त में उत्सर्जन हेतु जल में घुलनशील बनाने के लिए मुख्यतः किस पदार्थ के संयुग्मित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्लूक्यूरोनिक अम्ल। क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनने वाला असंयुग्मित बिलीरुबिन वसा में घुलनशील और विषैला होता है। यकृत यानी कि लीवर इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए एक एंजाइम की मदद से ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ जोड़ देता है, इससे यह पानी में घुलनशील बन जाता है और पित्त के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर पर अगला प्रश्न है कि स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में प्रिंट पेस्ट का रियोलॉजी प्रवाह व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्यूडोप्लास्टिक पेस्ट को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि? तो इसे प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्क्वीजी के दबाव में इसकी सांद्रता कम हो जाती है जिससे यह जाली से आसानी से प्रभावित होता है और बाद में शीघ्र ही पुनः बढ़ जाती है। देखिए, स्क्रीन प्रिंटिंग में उपयोग होने वाले प्रिंट पेस्ट का प्रवाह स्यूडोप्लास्टिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि स्क्वीजी यानी कि रबर ब्लेड से पेस्ट पर दबाव डालता है तो वह पतला यानी कम श्यानता हो जाता है और जाली यानी मेश से आसानी से छप जाता है और जैसे ही दबाव हटता है वो तुरंत फिर से गाढ़ा हो जाता है ताकि कपड़े पर रंग फैले नहीं। आगे 101 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विस्तार शिक्षा में समाहित कार्यात्मक साक्षरता की अवधारणा को सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, साक्षरता जो व्यवसाय और नागरिक भागीदारी से जुड़ी हो तथा उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो। कार्यात्मक साक्षरता केवल अपना नाम लिखने या साधारण वाक्य पढ़ने तक सीमित नहीं होता है। इसका अर्थ होता है साक्षरता के उन कौशलों का उपयोग करना जो व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में जैसे कि व्यवसाय, कृषि और समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाए, जिससे उसका जीवन स्तर और उत्पादकता दोनों बढ़ सके। आगे 102 कह रहा था कि कौन सा शब्द उस मनोवैज्ञानिक घटना का वर्णन करता है जिसमें किसी व्यक्ति के पहनावे के प्रति पर्यवेक्षक का समग्र सकारात्मक धारणा के कारण वह गलत रूप से यह मान लेता है कि वह व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान और दयालु भी है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी, हेलो प्रभाव। हेलो इफेक्ट मनोविज्ञान में एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है। इसमें किसी व्यक्ति की सकारात्मक विशेषता को देखकर हमारा मस्तिष्क मान लेता है कि वह व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, हेलो प्रभाव करेक्ट हो जाएगा। 103 कह रहा है मिलान करने के लिए, तो 103 में जो मिलान है वो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा। ए का दूसरा यानी कि पिवोटिंग होता है पैटर्न को एक केंद्र बिंदु के चारों ओर घुमाकर डार्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। ग्रेडिंग का मतलब होता है आपका विभिन्न आकारों में फिट बनाए रखने के लिए पैटर्न के विशेष बिंदु पर आकार बढ़ाना या घटाना।
टूइंग का मतलब क्या होता है, डार्ट को बदलने, यानी कि डार्ट को बदलने या स्थानांतरित करने के बाद नई सीम रेखा स्थापित करना। और आपका स्लैश एंड स्प्रेड यानी कि पैटर्न को काट कर और फैलाकर उसमें अतिरिक्त घेर या गेदर बनाना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 104 कह रहा है कि फिंगर्स, फ्लाइज, फूड और फ्लूइड के माध्यम से होने वाला संक्रमण सामान्यतः किस प्रकार के संचरण को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है आपका मल मुख मार्ग, ऑप्शन नंबर ए। सार्वजनिक स्वास्थ्य में इन 4Fs उन बीमारियों जैसे कि हैजा, टाइफाइड के संचरण को समझाने के लिए किया जाता है जो मल मुख मार्ग से फैलती है। इसमें संक्रमित मल मक्खियों जैसे गंदे हाथों, दूषित भोजन या दूषित पानी के माध्यम से किसी स्वस्थ व्यक्ति के मुंह तक पहुंच जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 105 कह रहा था कि मॉन्टेसरी प्रारंभिक बाल्यावस्था कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण और वातावरण की एक प्रमुख पहचान है। तो ये पहचान है आपका ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न आयु समूहों का सम्मिलन और संवेदी अन्वेषण के लिए स्वयं सुधारात्मक सामग्री। देखिए, मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति में बच्चे मिश्रित आयु वर्ग में एक साथ सीखते हैं। इसमें शिक्षक व्याख्यान नहीं देता है, बल्कि बच्चे डिटेक्टिक या स्वयं सुधारात्मक सामग्रियों के साथ खेलते हुए अपनी इंद्रियों के माध्यम से खुद सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 106 कह रहा था कि परिवार के लिए आवास में फ्लोर एरिया अनुपात FAR एक महत्वपूर्ण प्रबंधन गणना है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। 106 में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सभी मंजिलों के कुल निर्मित क्षेत्रफल को कुल भूखंड क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। देखिए, FAR का मतलब होता है फ्लोर एरिया रेशियो। यह तय करता है कि किसी भूखंड पर कितना निर्माण किया जा सकता है। इसका सूत्र होता है FAR बराबर क्या, इमारत की सभी मंजिलों का कुल क्षेत्रफल बटे कुल भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। आगे 107 कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP की प्रशासनिक संरचना में ब्लॉक विकास अधिकारी BDO को टीम का कप्तान माना गया था। राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ 107 में आपका ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 1952 में शुरू हुए CDP के प्रशासनिक ढांचे में राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे, जबकि राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति का नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री करते थे और विकास आयुक्त इसके सचिव के रूप में काम करते थे। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे मुख्यमंत्री करेक्ट हो जाएगा। 108 कह रहा है कि विस्तार अनुसंधान में जब जनसंख्या को विभिन्न स्तरों जैसे कि लघु, सीमांत और बड़े किसान में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्तर से नमूने लिए जाते हैं तो अनुमान का विचरण किस विधि में न्यूनतम होता है। तो 108 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, स्तरीकृत नमूनाकरण में उपयुक्त आवंटन। जब जनसंख्या विषम होती है तो उसे एक समान समूहों जैसे कि लघु, सीमांत या बड़े किसानों में बांटा जाता है, जिसे हम स्तरीकृत कहते हैं, यानी कि स्ट्रीफाइड कहते हैं। इसमें इष्टतम उपयुक्त आवंटन तकनीक का उपयोग करने से सांख्यिकीय विचरण सबसे कम और सबसे अच्छा परिणाम देता है। तो ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 109 कह रहा था कि किसी ऐसे परिधान के लिए जिसमें उच्च रूप गठन क्षमता जैसे कि आस्तीन के शीर्ष की भांति त्रिआयामी वक्र बनाना आवश्यक हो, निम्न में से कौन सा कपड़े का गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो 109 में आपका ऑप्शन नंबर बी से कम मोड़, कठोरता और लचीलापन। देखिए, यदि किसी कपड़े को त्रिआयामी 3D वक्र आकार में ढालना है जैसे कि आस्तीन का ऊपरी हिस्सा या कॉलर, तो कपड़े में लचीलापन होना आवश्यक है ताकि वह आसानी से मुड़ सके और सिलाई के दौरान उसमें झोल या सिलवटें न पड़े। 110 कह रहा है कि भारतीय शिक्षा शास्त्रीय ढांचे के अनुसार प्री स्कूल वर्षों में संवेदी प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 110 में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भविष्य के सभी बौद्धिक अधिगम के आधार के रूप में पांचों इंद्रियों को तीक्ष्ण बनाना। देखिए, भविष्य के भारतीय दृष्टिकोण जैसे कि महात्मा गांधी की नई तालीम, इसमें उन्होंने वैश्विक मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में इंद्रियां ज्ञान के द्वार होती हैं। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श आदि इंद्रियों को तेज करने से बच्चों के मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शन बनते हैं जो भविष्य में किसी भी जटिल विषय को सीखने का आधार तैयार करते हैं। नेक्स्ट आगे अगला 111 कह रहा है कि घरेलू माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन एक विशेष आवृत्ति पर मुख्यतः किस उद्देश्य से कार्य करता है।
तो ये कार्य करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मन प्रक्रिया हेतु विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करने के लिए। माइक्रोवेव ओवन का मुख्य इंजन मैग्नेट्रॉन नामक एक वैक्यूम ट्यूब होता है और यह घर की बिजली को लेकर 2450 मेगाहर्ट्ज तक की उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों में इसको बदल देता है। ये तरंगे भोजन में मौजूद पानी के अणुओं को कंपाती है, जिससे घर्षण और ऊष्मा पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 112 कह रहा है कि विशेष परिस्थितियों में वायु शुद्धिकरण के लिए काटा थर्मामीटर का उपयोग वाटसन का दक्षता का आकलन करने हेतु किसको मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 112 में ऑप्शन नंबर बी, वायु की शीतलन प्रशक्ति। देखिए, औद्योगिक या विशेष परिस्थितियों में केवल हवा का तापमान जानना पर्याप्त नहीं होता है। कांटा थर्मामीटर एक विशेष उपकरण है जो हवा के तापमान, आर्द्रता और हवा की गति तीनों को मिलाकर यह मापता है कि हवा इंसान के शरीर को कितनी तेजी से ठंडा कर रही है। आगे 113 कह रहा है कि सफाइंटेंट की अनुपस्थिति में एल्वियोली मुख्यतः किस कारण से संकुचित हो जाते हैं। तो 113 में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, एल्वियोली के भीतर सतही तनाव में वृद्धि। देखिए, हमारे फेफड़ों की छोटी वायु थैलियों के अंदर तरल पदार्थ की एक पतली परत होती है। पानी के अणुओं के आपसी खिंचाव के कारण एक सरफेस टेंशन पैदा होता है जो फेफड़ों को पिचकाने की कोशिश करता है, यानी कि सर्फेक्टेंट के हिसाब से काम करता है। सर्फेक्टेंट एक विशेष रसायन होता है जो इस तनाव को कम करता है। इसकी कमी से एल्वियोली सांस छोड़ते समय पिचक करके बंद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 114 कह रहा है कि प्रत्यक्ष रंगों से सूती कपड़े की रंगाई के दौरान रेशे पर रंग के अधिक अवशोषण को मुख्य रूप से कौन सा कारक बढ़ाता है। तो ये कारक बढ़ाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रंग स्यान में सामान्य नमक मिलाना। देखिए, पानी में भीगने पर डाई बाथ में सामान्य नमक मिलाना, ठीक है। देखिए कि एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट टू द डाई बाथ, पानी में भीगने पर सूती कपड़े की सतह पर नकारात्मक चार्ज आ जाता है और डायरेक्ट ड्राई पर भी नकारात्मक चार्ज होता है, इसलिए वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। डाई बाथ में सामान्य नमक मिलाने से कपड़े का चार्ज बेअसर हो जाता है और रंग आसानी से कपड़े पर चढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला है आपका क्वेश्चन 115 कह रहा है कि स्कार मैककार्टनी मॉडल के अनुसार अनुकूलन वातावरण का चयन जीनोटाइप पर्यावरण सहसंबंध किस विकासात्मक सिद्धांत को दर्शाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते हैं वे अपने आनुवंशिक प्रवृत्तियों के अनुरूप वातावरण का चयन करते हैं। देखिए, हम इसे सक्रिय जीन पर्यावरण सहसंबंध कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक बच्चा बड़ा होने पर जानबूझकर उन गतिविधियों और माहौल को चुनता है जो उसके जीन्स से मेल खाते हैं। जैसे कि एक आनुवंशिक रूप से एथलेटिक बच्चा खुद स्कूल की खेल टीम में शामिल होने का विकल्प चुनता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 116 कह रहा है कि क्लोराइड शिफ्ट यानी कि हैमबर्गर परिघटना प्रणालीगत कोशिकाओं में विद्युत संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। इस प्रक्रिया में बाइकार्बोनेट आयन HCO3- का क्लोराइड आयन Cl- के साथ आदान प्रदान एरिथ्रोसाइट झिल्ली के पार किस प्रोटीन के माध्यम से होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंड 3 प्रोटीन एनियन एक्सचेंजर 1 के हिसाब से। देखिए, जब ऊतकों से CO2 में रक्त भर जाती है, जब ऊतकों से CO2 रक्त में आती है तो वह लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर बाइकार्बोनेट में बदल जाती है। सेल के अंदर विद्युत संतुलन बनाए रखने के लिए यह बाइकार्बोनेट बाहर जाता है और इसके बदले प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर आते हैं और यह अदला बदली RBC की झिल्ली पर मौजूद बैंड 3 प्रोटीन के जरिए की जाती है। तो ऑप्शन आपको बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 117 कह रहा था कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के मूल्यांकन के अनुसार कार्यक्रम में जन उत्साह की कमी का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ 117 में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर संस्थागत लोकतांत्रिक निकाय का अभाव।
दोस्तों इस समिति ने यानी बलवंत राय मेहता समिति ने पाया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसलिए विफल हुआ क्योंकि यह पूरी तरीके से सरकारी अधिकारियों के द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें आम जनता की भागीदारी नहीं थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना भी की गई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 118 कह रहा था कि शैक्षिक दृष्टिकोण के रूप में विस्तार शिक्षा प्रचार से इस आधार पर भिन्न है कि विस्तार शिक्षा स्थायी बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करती है जबकि प्रचार भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। देखिए शिक्षा का उद्देश्य लोगों को यह सिखाना है कि कैसे सोचें ताकि वो खुद सही निर्णय ले सकें और उनका स्थायी विकास हो सके। इसके विपरीत प्रचार लोगों को यह बताता है कि क्या सोचना है और यह अक्सर बिना तर्क के लोगों की भावनाओं जैसे डर, क्रोध या देशभक्ति का फायदा उठाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 119 कह रहा था कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान मानव विकास से संबंधित दार्शनिक वाद विवाद थॉमस हॉब्स और जीन जैक्स रूसो के विचारों द्वारा प्रभावित था। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत रूसो के जन्मजात पवित्रता के सिद्धांत के साथ सर्वाधिक मेल खाता है? तो ये मेल खाता है आपका सक्रिय बालक नोबेल सैवेज। देखिए दार्शनिक रूसो का मानना था कि बच्चे जन्म से पवित्र और प्राकृतिक रूप से अच्छे होते हैं, जिसे उन्होंने नोबेल सैवेज कहा था। उन्होंने कहा कि समाज और उसके कठोर नियम ही बाद में बच्चे को बिगाड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 120 कह रहा था कि ऊन की रंगाई के दौरान मेटल कॉम्प्लेक्स रंगों के साथ रंग का रेशे पर अच्छा स्थायित्व मुख्यतः किस कारण होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रंग और रेशा की संरचना के बीच मजबूत बंध के कारण। देखिए मेटल कॉम्प्लेक्स डाई में धातु के अणु होते हैं जिससे कि क्रोमियम या कोबाल्ट इसमें होते हैं। जब ऊन जो कि एक प्रोटीन फाइबर होता है, जब ऊन को रंगा जाता है तो रंग के ये धातु आयन ऊन के अमीनो एसिड के साथ अत्यधिक मजबूत यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और इसी मजबूत रासायनिक बंध के कारण रंग पक्का हो जाता है और धोने या धूप में फीका नहीं पड़ता है। 121 कह रहा था कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की संरचनात्मक रूपरेखा पर इटावा पायलट प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस परियोजना में व्यक्ति से समुदाय की ओर ध्यान स्थानांतरित करने के पीछे प्रमुख समाजशास्त्री अवधारणा कौन सी थी? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक संसाधनों के माध्यम से प्रेरित परिवर्तन। देखिए अल्बर्ट मेयर 1948 में शुरू किए गए अल्बर्ट मेयर के द्वारा 1948 में शुरू किए गए इटावा पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य समाजशास्त्री दर्शन यह था कि ग्रामीण विकास बाहर से थोपा नहीं जा सकता है। परिवर्तन समुदाय के अंदर से ही आना चाहिए और समुदाय के अपने संसाधनों और लोगों की भागीदारी पर आधारित होना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 122 कह रहा था कि मांसपेशी संकुचन के दौरान कैल्शियम आयन Ca2+ की मुख्य भूमिका क्या होती है? इसकी मुख्य भूमिका होती है ट्रोपोनिन से बंध कर एक्टिन के अवरोध को हटाना। आराम की स्थिति में मांसपेशियों में ट्रोपोमायोसिन नामक प्रोटीन एक्टिन के उन स्थानों को ढक कर रखता है जहां मायोसिन जुड़ सकता है। संकुचन के समय कैल्शियम आयन आते हैं और ट्रोपोनिन से जुड़ जाते हैं। इससे ट्रोपोमायोसिन खिसक जाता है और अवरोध हट जाता है और मांसपेशी सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 123 कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का उपयोग घरेलू स्तर पर मुख्यतः किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका एक निश्चित टोकरी की लागत में समय के साथ परिवर्तन। देखिए CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुख्य रूप से खुदरा महंगाई दर मापने का पैमाना है। यह मापता है कि एक आम घर में उपयोग होने वाली चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी जैसे कि राशन, कपड़े, किराया की कुल लागत में पिछले वर्ष की तुलना में आज कितना बदलाव हुआ है। ठीक है, तो एक निश्चित टोकरी की लागत में समय के साथ क्या परिवर्तन हुआ है वही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नापता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 123 क्वेश्चन को हल किया है, क्योंकि आगे के जो 2
आगे के पेपर हमको एक पेज हमारा मिस हो गया है। तो टोटल 123 क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व किया है। बाकी 2 क्वेश्चन जो हैं इसमें के छूट रहे हैं। अगर वो 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा तो उसका भी आंसर और सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दूंगा। तो टोटल 125 प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में 123 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है विस्तृत व्याख्यात्मक तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये आपका यूपी पीजीटी का पेपर जो आपका हुआ है, यूपी पीजीटी का पेपर होम साइंस का यानी कि गृह विज्ञान का, वो पेपर का सॉल्यूशन पूरा आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।